बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, विच इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आई होप कि इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, उन लेक्चर्स ने आप लोगों की स्टडीज़ में हेल्प की होगी। आज हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। याद रखिएगा बच्चों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो 100% चॉइस के ऊपर ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। लिहाजा इस टॉपिक को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है और इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विच इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा बच्चों, एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो मेन टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आप लोगों का पूरा जो ये एक लेथी सा टॉपिक है ना, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो बात है वो सबसे लास्ट पे जाकर हुई है। उससे पहले जो बातें दो आप लोगों की टेक्स्ट बुक वाले ने छुपे छुपे जो है वो डिस्कस कर ली हैं, वो दो बातें, नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी और नंबर 2 एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताऊंगा, नंबर 2 हम लोग एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तक प्रोसीड करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग आएंगे किस पे, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने चीज़ों को समझने की कोशिश करूंगा कि इतने प्रिसाइज अंदाज में आपको समझाऊं कि ये इतना लेंथी सा टॉपिक आप लोगों को यूँ समझ ले कि आप लोग आंखें बंद करें तो आप लोग इसके स्टेप्स को जो है वो फॉलो करते हुए इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद डिराइव कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सिंपल सी बात, हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिहाज से जो उसके पास एनर्जी होती है ना, उसको हम उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोजीशन के लिहाज से मतलब द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू अ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट, मान लें ये सरफेस ऑफ अर्थ है, इस सरफेस ऑफ अर्थ के एग्जैक्टली ऊपर अगर कोई चीज़ पड़ी है तो हम कहेंगे कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अगर मैं इसको सरफेस ऑफ अर्थ से थोड़ा सा ऊपर की जानिब डिस्प्लेस कर लूँगा, यानी थोड़ी सी हाइट इसको दे दूंगा, तो आप फ़ौरन से कहते हैं कि अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। यानी हाइट है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो इसकी वजह से, यानी इस पोजीशन के ऊपर इसके पास जो एनर्जी पोजेस की हुई है इसने, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फार्मूला भी आप लोग जानते हैं। द फार्मूला इज NGH। कितना इस छोटे से मार्कर का मैस है, कितनी हाइट तक मैंने सरफेस ऑफ अर्थ से ये डिस्प्लेस किया हुआ है, और G यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू है, ये जानते हुए आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा ही है। तो दो बातें आप लोगों ने अभी तक सीख ली। नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये आपको पहले से पता था, मैंने रिवाइज करवा ली। नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी को किस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगली बात काबिल गौर है, ज़रा गौर करें कि इस मार्कर को अगर मैं थोड़ी सी हाइट पे रखूंगा, आप कहेंगे अभी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है लेकिन कम है। मज़ीद थोड़ी सी हाइट दूंगा, आप कहेंगे अब पोटेंशियल एनर्जी पहले की निस्बत ज़्यादा है। मज़ीद थोड़ी सी हाइट दूंगा, आप कहेंगे अब पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा हो गई है। कहने का मतलब जितना इसको मैं हाइट देता जा रहा हूँ उतनी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है। ऐसा ही है ना। अच्छा, अब ये फार्मूला फिर हमें इस सारे सिचुएशन में जो रिजल्ट्स है वो भी एक्यूरेट प्रोवाइड करता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर इस फार्मूले में आप मैस देखें, ये भी कांस्टेंट रह रहा है, ग्रेविटी देखें, ये भी कांस्टेंट रह रही है, हाइट बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली जितनी हाइट बढ़ेगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी उतने ज़्यादा आते जाएंगे, तो मीन्स पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट इट के वेरिएशन ऑफ G विद आल्टीट्यूड। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अर्थ से एक खास डिस्टेंस के ऊपर अगर आप ऊपर की जानिब प्रोसीड करते जाएं तो जनाब एक ऐसा डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है कि जिसके बाद जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। तो इसका मतलब इस फार्मूले में कुछ मसला पैदा होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि एक ख़ास डिस्टेंस जहाँ तक जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट थी, तो हमारे पास हाइट ही इंक्रीज़ हो रही थी, और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास जो है वो बढ़ती जा रही थी हाइट के बढ़ने की वजह से, और ये फार्मूला दुरुस्त वैल्यूज़ दे रहा था। बट मसला वहाँ पे पैदा होना शुरू हो गया कि जब हाइट इतनी बढ़ गई अच्छी खासी कि अब ग्रेविटी भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई है। अब आप खुद सोचें, ज़रा तसव्वुर करें
कि अगर हम अच्छे हाथ से डिस्टेंस तक चले जाएं, मुझे याद पड़ रही है शायद स्पेस स्टेशन तक का डिस्टेंस लिखा हुआ है जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 0.2 हो जाती है। आप सोचें, तसव्वुर करें, उस 0.2 को आप ज़ीरो ही कंसीडर करें ना। अगर इस मार्कर को आप इतने फासले के ऊपर लेके चले जाएं कि जहाँ पे हाइट तो अच्छी खासी हो लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो क्या ये फार्मूला आपको एक बड़ा नंबर देगा पोटेंशियल एनर्जी का? आप कहेंगे नहीं सर। उसकी वजह ये है कि चले मैथ तो कांस्टेंट है, हाइट की वैल्यू अच्छी खासी ज़्यादा है, कई हज़ार लाख किलोमीटर्स में वैल्यू है, ठीक है, वो बात भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब ग्रेविटी आपके पास ज़ीरो हो जाएगी तो ये इस सारी टर्म को ज़ीरो करके ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। क्या ये सेंस बन रहा है? और फ़ौरन से कहेंगे सर सेंस तो कोई नहीं बनता। इस वजह से, क्योंकि उसूलन ये होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अब अगर हाइट जो है वो स्पेस स्टेशन तक हम चीज़ को लेकर चले गए, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की के लिए नंबर उसका मैग्नीट्यूड तो काफ़ी बड़ा आना चाहिए, लेकिन ये क्या आंसर ज़ीरो आ रहा है, विच मीन्स कि ये फार्मूला तब तक वैलिड है जब तक आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है। स्पेस इस अर्थ के इर्द गिर्द वो हाइट जहाँ तक आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है ना, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तब तक आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एक्यूरेट वैल्यूज़ देगा। जैसे ही इस ग्रेविटी की वैल्यू इफेक्ट होना शुरू हो गई ना हाइट की वजह से, तब ये फार्मूला आपके पास इनवैलिड हो जाएगा। दिस इज द इनवैलिडिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh। आई होप कि ये बात आपको जो है वो डाइजेस्ट होगी कि क्यों इस फार्मूले को हम हर टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर एक केस में इस फार्मूले का इसका मतलब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमें फिर एक ऐसे फार्मूले की ज़रूरत है जिसमें ये जी का जो रोला है ना, जिसकी वजह से ये सारे का सारी जो है वो मसला पैदा हुआ है, यही अगर हम किसी तरह से ख़त्म कर दें, यानी हम एक ऐसा फार्मूला डेवलप कर लें जिसमें ये जी मौजूद ही ना हो, फिर तो ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब जी की वाली वैल्यू ही मौजूद नहीं है, हमने जी की वैल्यू इस्तेमाल नहीं करनी, तो इसका मतलब वो फार्मूला हमें जो है वो किसी भी केस में एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो यस, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये बेसिकली उसी फार्मूले की डेरिवेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, उसी फार्मूले की डेरिवेशन के लिए ही टॉपिक है। तो अब हम देखते हैं कि वो फार्मूला क्या है, उसको हमने कैसे डिराइव करना है। बेसिकली ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फॉर्म में हमने एक फार्मूला, यानी उससे मिलता जुलती इक्वेशन बनेगी, वो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों का ये टेक्स्ट बुक में जहाँ पे टॉपिक डिस्कस है, वहाँ पे स्टार्ट में उसने इस पोटेंशियल एनर्जी mgh की इनवैलिडिटी के बारे में ही बातें की है, वो तमाम बातें जो अभी मैंने आप लोगों को बताई, ठीक हो गया। फिर सेकेंडली करके जो आगे वो पैराग्राफ शुरू कर रहा है और थर्ड पैराग्राफ जो कंसीडर अ बॉडी वाला है, इसके दरमियान जो बातें हुई है ना रेफरेंस पॉइंट को चूज़ करने की, ये अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये वैसे बेसिकली बात यहाँ पे होनी नहीं चाहिए थी, टेक्स्ट बुक वाले ने कर दी है, लेकिन आपको ये सारी बातें मैं यहाँ से डिस्कशन करके जहाँ पे मैं ज़रूरत समझूंगा कि अभी ये बात डिस्कस करनी चाहिए, वहाँ पे मैं आप लोगों से ये बात डिस्कस करूँगा, बट डिस्कस ज़रूर करूँगा, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने क्या कहा कि ये फार्मूला हर एक केस के लिए वैलिड नहीं रहता, लिहाजा हमें एक ऐसे फार्मूले की ज़रूरत है जी जो कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करे। उसके लिए हम फिर कुछ कंसीडरेशंस करते हैं, यानी अब हम जा रहे हैं वो फार्मूला डिराइव करने के लिए। उसके लिए कंसीडरेशंस क्या करते हैं जी, कि कंसीडर करें कि एक बॉडी है जिसका मैस है m, वो हमने प्लेस की हुई है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसका जो डिस्टेंस का है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो re है, और जो मैस ऑफ अर्थ है वो me है, ठीक है। ये आपके पास है जनाब वो अर्थ, ठीक है जी, जिसका मैस है me। इसके ऊपर ये रेड कलर से एक छोटा सा मैस है m, जिसको मैंने प्लेस किया हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इस सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ये जो मैस प्लेस किया हुआ है, इसका अर्थ के सेंटर से जो फासला है, क्योंकि ये एग्जैक्टली सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, तो सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर अर्थ के सेंटर तक का जो फासला बन रहा है वो बन रहा है re, ठीक हो गया। ये बात समझ में आ गई, पहली कंसिडरेशन यहाँ तक। उसके बाद अब हमने करना क्या है, वी हैव टू डिस्प्लेस द मैस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू द पॉइंट n। अब हमने करना ये है कि इस मैस को सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के तो कहीं दूर फासले के ऊपर हमने इसको यहाँ पे जाके प्लेस करना है, जहाँ पे ग्रेविटी तकरीबन ज़ीरो हो जाए, तकरीबन ज़ीरो हो जाए। क्योंकि केस हमारा असल मसला तो यही है ना कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मिले जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो हो रही है। तो हमने इस सरफेस ऑफ अर्थ से इस मैस को उठा के प्लेस करना है कहीं दूर, बहुत दूर किसी पॉइंट n के ऊपर। अब
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को इस मैस को हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक करना है डिस्प्लेस। अब आप ज़रा एक चीज़ पे गौर करें कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमने इसको डिस्प्लेस करना है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी आ रही है, तो ज़ाहिर है डिस्प्लेस करने के लिए हमने फोर्स भी लगानी होगी। ठीक है, अब फोर्स भी मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट भी मौजूद है। ज़रा गौर करें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास हो तो कौन सी क्वांटिटी आपको मिलती है। अब फौरन कहेंगे सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलकर वर्क बनाते हैं, तो यस इट मीन्स हमने ये देखना है कि इस मैस को सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के इस पॉइंट एन तक प्लेस करने में हमें टोटल कितना वर्क करना पड़ा है। ये बात भी क्लियर हो गई है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि देखें बच्चों, यहां से लेकर यहां तक जाते हुए, यानी एक ऐसा पॉइंट जो कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद है, और वहां से एक ऐसे पॉइंट तक जाते हुए जहां पे आपके पास ग्रेविटी मौजूद ही नहीं है, तो ग्रेविटी तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे जिस फोर्स के अगेंस्ट हम डिस्प्लेस कर रहे हैं इस बॉडी को, वो फोर्स आपके पास कांस्टेंट नहीं रह रही है। इट मींस वो एक वेरिएबल फोर्स है, जो कि जैसे जैसे आल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है ना, विच मीन्स कि वो मैक्सिमम से ज़ीरो हो रही है। इट मीन्स कि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो इस सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर इस पॉइंट एन तक जो है वो एक जैसी नहीं रहेगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास फिर कांस्टेंट फोर्स नहीं बल्कि एक वेरिएबल फोर्स बन जाएगी। नाउ चैप्टर नंबर 5 वर्क इन एनर्जी, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि जब आपके पास फोर्स कांस्टेंट ना हो और उस सूरत में आपने वर्क डन कैलकुलेट करना हो, तो आप क्या करते हैं कि जो आपके पास पूरे का पूरा डिस्प्लेसमेंट होता है उसको आप डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल इंटरवल्स में। तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये जो पॉइंट है हमारा सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, और ये जो पॉइंट है हमारा कहीं दूर एन वाला पॉइंट, इसको अब हम छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे। छोटे छोटे पैचेस में किस तरह से डिवाइड करना है, अब ज़रा इस चीज़ को वो से अंडरस्टैंड कीजिएगा, यही आप लोगों के टॉपिक की जान है बेसिक। ठीक है, अब ज़रा देखें, ये मैस शुरू में जिस पॉइंट के ऊपर यानी अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, इसको मैं ज़ीरो वाला पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। अब इस पॉइंट से लेकर ज़ीरो वाले पॉइंट से लेकर एन तक का जो पॉइंट है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पे मौजूद है ज़ीरो एग्जैक्टली सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, इससे इतने से फासले के ऊपर ये ग्रीन कलर में मैंने पहला पॉइंट मार्क किया है 1। फिर जितना 0 से लेकर 1 तक फासला मैंने रखा है, उतना ही मैं 1 से आगे एक पॉइंट मार्क कर लूँगा 2, यानी 0 से 1 तक जो फासला है, जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही 1 से 2 तक है। फिर 2 से 3, 3 से 4 करते करते ये लास्ट एन तक, इस पूरे के पूरे बात को मैं ऐसे ही छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। हर एक इंटरवल यानी 0 से 1 तक ये जो फासला है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, डेल्टा बार। चूंकि जितना फासला 0 से 1 तक है उतना ही 1 से 2 तक है, तो ये फासला भी कितना होगा, डेल्टा आर। 2 से 3 भी कितना होगा, डेल्टा आर। 3 से 4 वो भी डेल्टा आर। और लास्ट जो एन वाला है उससे और एन से एक पॉइंट पीछे वाले से फासला भी कितना होगा, डेल्टा आर। मुझे पता है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सर इसको n-1 कैसे लिख रहे हैं। अब मैं ये बात आपको समझाता हूँ। मानने कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमने 0, 1, 2, 3 करते करते ये जो n है, मान लें ये 100 वाला पॉइंट है, यानी लास्ट पॉइंट मेरा कौन सा पॉइंट है, 100 वाला पॉइंट है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि लास्ट पॉइंट अगर 100 है तो उससे एक पीछे वाला पॉइंट कौन सा होगा। अब बोलेंगे 99, वो 99 कैसे आ रहा है, 100 में से एक कम करके तो आ रहा है ना, माइनस करके तो 99 आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात है। 100 उस 99 से पीछे वाला पॉइंट कौन सा होगा, 98, वो 100 में से कितने कम करके आएगा, 2 कम करके आएगा। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पे की गई हुई है कि ये लास्ट पॉइंट है, मान ले कोई n यानी 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, तो उससे एक पीछे वाला कैसे आएगा, उससे एक कम करके आएगा n-1। उससे पीछे वाला कैसा आएगा, n-2। उससे पीछे वाला यानी 97 वाला कौन सा होगा, n-3। तो आल इन आल कहने का मतलब ये है कि चूंकि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस करते हुए जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो कांस्टेंट नहीं थी, लिहाजा हमने इस पूरे पाथ को जो है वो छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। हर एक इंटरवल का मैग्नीट्यूड डेल्टा आर है, और जो लास्ट पॉइंट है वो है n, और उससे पीछे वाला है n-1, और उससे पीछे वाला है n-2। ये बात भी समझ आ गई है। ओके, अब अगला पॉइंट ये समझें
कि ये जो आपके पास पहला वाला पॉइंट है एग्जैक्टली जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपका सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, इस पॉइंट का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ जितना ही बन रहा है, दिस इज आर ई। क्लियर? अब जो जीरो वाले पॉइंट के बाद पहला वाला पॉइंट है 1, इसका अर्थ के यानी ये वाला जो ग्रीन पॉइंट है ये वाला, इसका अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा R1। जो 1 के बाद 2 वाला पॉइंट है उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा R2। इसी तरह से तीसरे वाले पॉइंट का R3, चौथे वाले का R4, n वाले का Rn, n-1 वाले का n-1। तो यूँ हमने क्या कर लिया, ये जितने भी छोटे छोटे इंटरवल्स हमने यहाँ पे बनाए थे उन तमाम इंटरवल्स का अर्थ के सेंटर से हमने डिस्टेंस कंसीडर कर लिया। 0 वाले का RE है, 1 वाले का R1 है, 2 वाले का R2, n-1 वाले का Rn-1, n वाले का आपके पास अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस Rn हो जाए। बात समझ में आ गई है? तो यहाँ तक ये सारी की सारी फिगर थी, ये हमने जो है वो कंसीडर की। नाउ अब मैंने आपसे क्या कहा था कि हमने बुनियादी तौर पर करना क्या है, ठीक है? हमने बुनियादी तौर पर इस मैस को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्प्लेस करने में जितना वर्क करना पड़ा है हमें, वो हमने टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। अब ज़ाहिर टोटल वर्क तो एकदम से कैलकुलेट नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि फोर्स बीच में वेरिएबल आ गई है और हमने पाथ को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में पैचेस में डिवाइड कर लिया है। लिहाजा अब हम ये करेंगे कि हर एक पैच का अपना अपना वर्क कैलकुलेट करेंगे और एंड पे उन सबको कर लेंगे ऐड। वही आपके पास जो वर्क है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के, तो वही वर्क हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो वो सारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन बन रही होगी वही हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला होगा, ठीक है? सो अब हमने काम क्या करना है मैथमेटिकल एनालिसिस में। नाउ हमने कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम मूविंग द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ यानी पॉइंट 0 से लेकर टू द पॉइंट n, इस पॉइंट n तक। लेकिन चूंकि ये फोर्स वेरिएबल थी तो फॉर वेरिएबल फोर्स हम टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन गेट द टोटल वर्क डन बाय समिंग अप, तमाम चीज़ों को सम करते हुए। किन तमाम चीज़ों को? समिंग अप ऑल द इंडिविजुअल वर्क डन, यानी जो हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा वो पहले हम देखेंगे कि 0 से लेकर 1 तक कितना वर्क हुआ, उसको हम W1 कह देंगे। 1 से लेकर 2 तक कितना वर्क हुआ उसको हम W2 कह देंगे। 2 से 3 तक कितना वर्क हुआ इसको W3 कह देंगे। लास्ट n-2 से n-1 तक कितना वर्क हुआ, फिर n-1 से n तक कितना वर्क हुआ, इन तमाम वर्क को हम करेंगे ऐड, तो हमारे पास जो है वो टोटल वर्क आ जाएगा। यही वर्क हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। गॉट इट? ओके। सो अब हमने जो काम करना है, असल चीज़ हम लोगों ने समझ ली है। अब जो हमने काम करना है वो बुनियादी तौर पर क्या करना है जी, ये जो पहला हमारा इंटरवल है 0 और 1, इसके दरमियान हमने वर्क कैलकुलेट करना है, फिर 1 और 2 के दरमियान करेंगे। याद रखें, आसान सी बात है, हम एक फ्रेंडली स्टेटमेंट सिमिलरली का इस्तेमाल करेंगे। 0 से 1 तक जो वर्क आएगा उसी की एनालॉजी बनाते हुए, उसी इसका मतलब लेते हुए हम 1 से 2 वाला वर्क भी लिखेंगे, 2 से 3 वाला वर्क भी लिखेंगे एंड सो ऑन सो। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लो। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है जी, हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रॉम पॉइंट 0 टू पॉइंट 1। ठीक है जी, इसको हम W1 कंसीडर कर लेते हैं। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क की क्या डेफिनेशन होती है? वर्क की डेफिनेशन होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो दिस इज WY, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कितनी एवरेज फोर्स लगेगी पॉइंट 1 और पॉइंट 0 के दरमियान, वो, और इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है 0 और 1 के दरमियान कितना डिस्प्लेसमेंट है। मैंने स्टार्ट में क्या बताया था कि 0 और 1 के दरमियान ये जो फासला है इसको हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मैंने ले लिया एवरेज फोर्स F एवरेज और डेल्टा आर। F एवरेज से मतलब क्या है कि क्या 0 वाली फोर्स लेनी है, 0 पॉइंट वाली फोर्स, या क्या 1 पॉइंट पे लगने वाली फोर्स लेनी है। तो हम कहते हैं ना 0 वाली फोर्स लेते, यानी एग्जैक्टली सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो भी नहीं लेते, और एग्जैक्टली 1 के पॉइंट 1 के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ये भी नहीं लेते, बल्कि इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, यानी इधर सेंटर में कितनी फोर्स लग रही है एवरेज फोर्स वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमने एवरेज फोर्स कंसीडर कर ली। F एवरेज 0 और 1 के दरमियान जो हमने डिस्प्लेसमेंट लिए हुए उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, डेल्टा आर ये आ गया हमारे पास। डॉट प्रोडक्ट को हम जो है वो हटा के तो cos थीटा लिख सकते हैं। और अब आप देखें तो जो फोर्स है
फोर्स ग्रेविटी के किधर की जानिब लगती है, वो नीचे की जानिब लगती है, जबकि हम बॉडी को किधर, मैस को किधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, वो हम ऊपर की जानिब कर रहे हैं। तो ये आपके पास बनेगी जी, बॉडी जा रही है ऊपर की जानिब, वह फोर्स लग रही है नीचे की जानिब, यानी जिस फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल ले, ठीक है। तो जो बीच में एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, तो cos 180 की वजह से यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एफ एवरेज डेल्टा आर। यहाँ पे जो फोर्स, एवरेज फोर्स है, वो बेसिकली कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स है ना। तो ग्रेविटी की फोर्स हम ले लेंगे जी एम ई, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जी एम ई ये वाला एम, और आर एवरेज का स्क्वायर, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, यानी इस मैस के दरमियान, इस मैस के सेंटर और अर्थ के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है आर, इसका एवरेज, इसका स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, न्यूटन ग्रेविटेशनल फार्मूला लिखा हुआ है जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर। तो आर के बजाय हम सिंपल क्या लिख रहे हैं, आर एवरेज। अब ये आर एवरेज क्या चीज़ है, अब पहले एक चीज़ क्लियर कर लूँ कि ये देखें, एफ एवरेज की जगह मैंने क्या लिख लिया, ये वाला जो माइनस आ रहा है, ये माइनस जी एम ई एम इंटू डेल्टा आर अपनी जगह पे, आर एवरेज का स्क्वायर। अब ये आर एवरेज आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये आर एवरेज क्यों लिखा है। आर एवरेज इसलिए लिखा है कि जैसे यहाँ पे मैंने ये बात कही थी कि फोर्स वो वाली लूँ जो 0 वाले पॉइंट पे लग रही है, या फोर्स वो वाली लूँ जो 1 वाले पॉइंट पे लग रही है, तो आपने कहा था ना 0 वाली लें ना 1 वाली, बल्कि जो बीच में लग रही है एवरेज फोर्स वो लें, ठीक है, वही बात की। तो अब मुझे बताएं कि जब मैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स लिख रहा हूँ, तो इसमें ये वाला जो डिस्टेंस मैंने लेना है, वो कौन सा वाला डिस्टेंस लूँ, जो 0 वाले पॉइंट का सेंटर तक फासला है आर ई वो लूँ, या जो 1 वाले पॉइंट का फासला है सेंटर तक आर 1 ये लूँ। आप कहेंगे सर ना 1 वाला ले ना आर ई वाला ले, बल्कि इनका एवरेज डिस्टेंस लें, तो इसलिए मैंने ये आर एवरेज लिखे। लिहाजा अब हम ये आर एवरेज कैलकुलेट भी करेंगे। अब आर एवरेज, कैलकुलेशन फॉर आर एवरेज, और आर एवरेज बस की है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, देखिए आपके पास पहला पॉइंट है 0, इसका अर्थ से डिस्टेंस कितना है, आर ई। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1, इसका अर्थ से इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है, आर 1। अब आपके पास दो पॉइंट है, एक आर ई पॉइंट है और एक आर 1 पॉइंट है। दो चीज़ों का एवरेज कैसे लेते हैं, उन दोनों को जमा करते हैं, जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं। दो चीज़ें हैं ना, एक है आर ई और एक है आर 1, दोनों को जमा किया, कितनी क्वांटिटीज़ है, 2 डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, ये हमारे पास आर एवरेज आ जाएगा। कोई मुश्किल बात इसमें कोई नहीं है ना। अच्छा, अब हमने इसको थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई करके यदि कुछ रिजल्ट्स लिखने, वो क्या है, पहली इक्वेशन समझ आ गई है कि आर एवरेज से क्या मुराद है। ओके, अब आप फिगर पे गौर करें। फिगर पे अगर आप देखें तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला कितना है, आर ई, और इधर से लेकर इधर तक फासला कितना है, डेल्टा आर। आर ई में ये वाला डेल्टा आर अगर मैं ऐड कर लूँ, तो क्या ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला R1 इसके बराबर नहीं बनता। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली ब्लैक लाइन प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली ब्लैक लाइन, ये दोनों ब्लैक लाइंस को अगर हम ऐड करें तो ये एक सिंपल ये वाली ब्लैक लाइन इसके बराबर आ रही है ना। तो R1 किसके बराबर आ रहा है, आर ई प्लस डेल्टा आर। वही मैंने लिख लिया कि फिगर से हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो R1 है ये आर ई प्लस डेल्टा आर के बराबर है। दिस इज़ इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 2 में से ये जो R1 की वैल्यू है इसको इधर आके प्लेस कर ले, वही काम कर लिया। आर एवरेज इज इक्वल टू आर ई प्लस R1 की जगह क्या लिख लिया, आर ई प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2। ये 2 टाइम्स है तो 2 आर ई हो जाएगा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 2 है ये इंडिविजुअली इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ भी, यानी पार्शियल फ्रैक्शन वाला यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल प्लस डेल्टा आर बाई 2। तो ये आपके पास देखें तो ये आर एवरेज की ये इक्वेशन बन जाती है। ये आपके पास क्या आ गया, आर एवरेज की वैल्यू आ। अब मुझे बताइए कि इधर आर एवरेज है या आर एवरेज का स्क्वायर है। आप कहेंगे कि सर आर एवरेज का स्क्वायर है, तो ठीक है, फिर ज़रा हमें दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। इधर हमने जो है वो होल स्क्वायर कर लिया, टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इधर आर एवरेज का स्क्वायर और इधर आर ई प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला मैंने लगा दिया। 2ab करने से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया,
एक तो ये वाला 2 और 2 कैंसिल होके ये सिंपल टर्म बन जाएगी। दूसरी ये वाली जो टर्म है ना आपके पास, ये वाली टर्म, इसको हम कर लेंगे जी इग्नोर। इस टर्म को हम क्या करेंगे, इग्नोर। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि ये जो डेल्टा आर है, यानी 0 और 1 के दरमियान जो हमने ये टुकड़ा बनाया था, ये जो छोटा सा टुकड़ा बनाया था, इसका मैग्नीट्यूड पहले ही से कम है। यानी ये इतना कम है कि ये अप्रोचेस टू 0 है। यहाँ फिगर में देखने पे तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये बहुत छोटा होता है। अब एक चीज़ पहले ही से 0 है, उसका अगर स्केल वो तो और छोटी वैल्यू आ जाएगी, और उस पर तुरफा है कि उसको डिवाइडेड बाय 2 यानी बड़ी क्वाड्रेटिक से डिवाइड भी कर लूँ, वो तो और छोटी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपके पास इतना स्मॉल रिजल्ट जनरेट करेगी कि ये इस पूरे सम को इफेक्ट नहीं करेगी, लिहाजा इसको आप इग्नोर कर सकते हैं कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। वही काम कर लिया, ये वाली टर्म हो गई इग्नोर। इधर बचिया आर ई का स्क्वायर प्लस ये आर ई डेल्टा आर, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए थे, ये बन गई इक्वेशन 3। ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन 2 से अगर आप देखें तो मैं अगर इस डेल्टा आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो सिंपल सी बात है, इस आर ई को इस साइड आगे इसमें से अगर मैं माइनस कर लूँ R1 माइनस आर ई, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा आर के। अभी डेल्टा आर किसके बराबर बनता है, R1 माइनस आर ई। ये इक्वेशन 4 बन गई। इक्वेशन 4 में ये जो डेल्टा आर की आपने वैल्यू निकाली है, इसको आके इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट कर लें इस जगह के ऊपर। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर फ्रॉम इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 3। आर एवरेज इज इक्वल्स टू आर ई का स्क्वायर प्लस आर ई, और डेल्टा आर की जगह क्या लिख लिया, R1 माइनस आर ई। क्लियर? ओके। ये वाला जो आर ई है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ई अपनी जगह पे प्लस आर ई R1 प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, आर ई का स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये प्लस में मौजूद है ये वाला, और ये माइनस में मौजूद है, ये प्लस वाला और माइनस वाला ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आर एवरेज का जो स्क्वायर आता है वो किसके बराबर आता है, आर ई R1 के। दिस इज इक्वेशन 5। ये जो दो मैंने बादलों वाली इक्वेशन बनाई है ना, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, ये हमारे अब काम की इक्वेशंस है। ठीक है। अब आप देखें ये जो अधूरा काम हम यहाँ पे छोड़ कर आए थे, वर्क डन जो कैलकुलेट कर रहे थे W1, अब इसको प्रोसीड करेंगे और ये समझ लें कि हमारा 70% जो टॉपिक है ना ये क्लियर हो चुका है। यहाँ तक अगर आप प्रोसीड करके आ चुके हैं ना तो आपका 70% टॉपिक जो है ये तैयार हो चुका है, और यहाँ तक अगर समझ आ गई है तो 70% आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हमने सिंपल क्या करना है, ये जो डेल्टा आर की वैल्यू निकाली है ये, और ये जो आर एवरेज की वैल्यू निकाली है, इसको आके इक्वेशन 3 में पुट कर लें। डेल्टा आर की जगह ये वाली वैल्यू और आर एवरेज की जगह इसकी ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेनी है। तो देखें माइनस GMEL ये अपनी जगह पे, आर एवरेज की क्या वैल्यू आ रही है, आर ई इंटू R1, ये मैंने यहाँ पे पुट कर ली। डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, R1 माइनस आर ई, ये अपनी जगह पे पुट कर ली। क्लियर? ओके। अच्छा, उसके बाद अब माइनस GMEM ये वाला जो डिवीजन में है, ये चूँकि इन फैक्टर्स से मिलता जुलता है, लिहाजा इसको आके 1 बाय 1 इसके साथ भी डिवाइड कर लें, माइनस इसके साथ भी डिवाइड कर लें। वही काम किया, R1 के साथ R1 इधर डिवाइड कर लिया, माइनस कैपिटल RE के साथ R1 इसके साथ भी डिवाइड कर लिया। R1 और R1 कैंसिल, RE और RE कैंसिल इस तरफ, तो आपके पास क्या बचा, माइनस W इज इक्वल टू माइनस GMEM इंटू 1/RE माइनस 1/R1। दिस इज इक्वेशन 4, और ये आपके पास है वर्क डन जो कि आपने किया है जी 0.0 से लेकर 1 तक जो आपके पास वर्क आया W1, ये आपके पास वो वाला वर्क है। ठीक है, जो आपने 0 से लेकर 1 तक जाते हुए किया है। दिस इज इक्वेशन 4। यहाँ तक हमारा मेन काम था। मैंने कहा कि यहाँ तक आपका 70% काम जो है वो मुकम्मल हो गया, क्योंकि इसके बाद आप लोगों ने अपनी दोस्त स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है सिमिलरली। लेकिन सिमिलरली का इस्तेमाल करने के लिए आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। अब टेक्निक क्या है उसको गौर से समझे। देखिए बच्चों, ये जो हमने W1 कैलकुलेट किया, इसमें जो एक्सप्रेशन आ रही है, जो इक्वेशन बन रही है वो कैसी है, माइनस GMEM ब्रैकेट स्टार्ट 1/RE माइनस 1/R1। ये जो वर्क है ये किन दो पॉइंट्स के दरमियान है, ये है 0 और 1 के दरमियान। अभी हमारा पहला पॉइंट कौन सा है, 0, दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1। तो आप देखें
स्टार्ट में जब हम W2 कैलकुलेट करेंगे ये वाला फैक्टर तो आएगा ही आएगा स्टार्ट। तो आप देखें कि पहले जो हमारे पास पहला पॉइंट था 0 वाला, इसका डिस्टेंस आया अर्थ के सेंटर से। 0 वाले पॉइंट का डिस्टेंस आ रहा है ना, 0 वाले पॉइंट का अर्थ का सेंटर से डिस्टेंस कितना है RE। तो आपने लिख लिया 1/RE, फिर माइनस जो आपके पास पहला पॉइंट था 1 वाला, इसका डिस्टेंस आया फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी ये वाली टर्म आएगी GMEM, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1/, जो पहला पॉइंट है उसका सेंटर से डिस्टेंस आएगा, माइनस जो दूसरा पॉइंट है उसका सेंटर से डिस्टेंस आएगा। समझ आ गई ये बात? अब इस चीज़ को ध्यान से ज़हन में रखिएगा। फिर W2 आपके पास क्या आना चाहिए? जब आप W2 कैलकुलेट करेंगे तो W2 बेसिकली किन दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क होगा? वो होगा 1 और 2 के दरमियान। वो किस किस के दरमियान होगा? 1 और 2 के दरमियान होगा। नाउ हमारा पहला पॉइंट कौन सा है? 1। दूसरा पॉइंट कौन सा है? 2। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाली टर्म तो बाहर आएगी W2 कैलकुलेट करते हुए। ब्रैकेट में 1/, पहला पॉइंट 1, इसका सेंटर से डिस्टेंस 1/R1, माइनस दूसरा पॉइंट कौन सा है? 2, इसका सेंटर से फासला 1/R2 आ जाएगा। तो यही काम देखें अगर आप, तो यहाँ पे मौजूद है W2 इज इक्वल्स टू माइनस GMEM 1/R1 माइनस 1/R2। जब हम 2 और 3 के दरमियान करेंगे उस सूरत में पहला पॉइंट कौन सा है? 2, दूसरा पॉइंट कौन सा है? 3। 2 का सेंटर से फासला कितना आ जाएगा? R2। 3 का कितना आ जाएगा? R3। तो इधर क्या आएगा? माइनस GMEM, उसी तरह से 1/R2 माइनस 1/R3। सिमिलरली फिर जो लास्ट 2 स्टेप होंगे, n-1 से पीछे वाला क्या हो जाएगा? n-2। तो n-2 से n-1 तक जाते हुए पहला कौन सा लिया जाएगा? 1/Rn-2 और 1/Rn-1। और फिर जो लास्ट वाला है WN, वो कैसे कैलकुलेट होगा? 1/Rn-1 और 1/Rn। ये आपके पास इक्वेशंस बनेगी। अब अगर आप गौर से देखें तो आपने ये काम किया है कि जितने भी छोटे छोटे ये टुकड़े थे इनके अलोंग आपने वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ऐसा ही है, 0 से 1 वाला भी कर लिया W1, 1 से 2 वाला भी कर लिया W2, 2 से 3 वाला भी कर लिया, लास्ट 2 वाला ये भी कर लिया। यही तो काम हमने करना था कि हमने ये तमाम वर्क डन कैलकुलेट करने थे और एंड पे हमने कर देना था इन तमाम को आपस में ऐड। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे? देखें कि पुटिंग ऑल द इक्वेशन नंबर 4 यानी W1, इक्वेशन 2 यानी W2, इक्वेशन 5 यानी W2, इक्वेशन 6 यानी W3 और करते करते 7 और 8, इन सब को हम किस में? इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ताकि हमारे पास नेट वर्क डन आ जाए। ओके, काम करें फिर ये वाला। देखें W नेट इज इक्वल्स टू W1 क्या आ गया है? माइनस GMEM 1/RE माइनस 1/RA, ये वाली इक्वेशन आ गई। फिर प्लस इधर अगर मैं लिखूंगा ना प्लस, देखिए समझ आ रही है बात? ऐसे लिखूंगा ना प्लस माइनस GMEM, तो ये प्लस माइनस बीच में कौन सा साइन आएगा? माइनस, इसलिए फिर मैंने ये काम नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं कि बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो वो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ऐड करते हुए। तो जनाब W1 आपने लिख लिया, इसमें ऐड किया W2, फिर W3 ऐड होगा, चलते चलते ये लास्ट वाला ऐड होगा, ये WN-1 वाला और ये WN वाला आपके पास, ये तमाम के तमाम आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी करना सिंपली आपने ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये इक्वेशन प्लस ये इक्वेशन प्लस ये इक्वेशन प्लस ये इन सब को आपस में आपने क्या कर दिया? आपस में ऐड कर लिया। बीच में माइनस का साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर ये बात? ओके, अब इन तमाम में गौर करें तो क्या चीज़ कॉमन है? आप कहेंगे कि सर इनमें ये जो माइनस GMEM है ये कॉमन आ रही है। तो ठीक है, ये जितने भी आपके पास ये वाली जो टर्म है जी, मैं इसको थोड़ा सा चले आप लोगों के लिए हाईलाइट भी कर लेता हूँ। ये जो आपके पास आ रही है इन सब में क्या चीज़ कॉमन है जी? माइनस GMEM, ये आपके पास कॉमन है, इसको कॉमन कर ले। अंदर क्या बचेगा? 1/RE माइनस 1/R1, इसका ये वाला यानी इसकी ये वाली ब्रैकेटेड टर्म बच गई। चूंकि इसके साथ प्लस का साइन है 1/R1 वाले के साथ, माइनस वाला तो बाहर चला गया है ना कॉमन लेके, ये अपने साइन लेकर तो गया है। इसके साथ फिर क्या आएगा? ये पहली टर्म पॉजिटिव वाली है तो प्लस 1/R1 माइनस 1/R2,
इस तरह से प्लस 1/(r(n-2) माइनस 1/(r(n-1) प्लस 1/(r(n-1) और ये नीचे लिखी हुई है मैंने, ठीक है। ये सारी चीज़ ये ऐसे है, ये इसी के साथ शामिल है, ये ऐसे की, ठीक है जी। इसकी ये जो टर्म बच गई थी ना, प्लस 1/(r(n-1) माइनस 1/(r(n), ये मैंने यहाँ पे लिखी। अब ज़रा गौर करें, 1/(r1) और 1/(r1), ये प्लस और माइनस वाले ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सही है। जैसे दूसरी टर्म नेगेटिव है तो उसके लिए तीसरी टर्म पॉजिटिव मौजूद है, तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव वाला R2 है इसके लिए अगली टर्म मौजूद होगी जो कि इसको कैंसिल करेगी। इस तरह से इन सब की कैंसिल, इन सब को जो है, ये जो पॉजिटिव वाली टर्म है इसको कैंसिल करने के लिए इसके पीछे नेगेटिव वाली टर्म मौजूद होगी। जिस तरह से यहाँ पे देखें तो 1/(r(n-1) ये पॉजिटिव वाली टर्म है ना, इसको कैंसिल करने के लिए इसके पीछे 1/(r(n-1) मौजूद है। इस तरह से पहली और लास्ट टर्म, चूँकि पहली टर्म पॉजिटिव है, इसको कैंसिल करने के लिए पीछे जो है वो कोई नेगेटिव टर्म मौजूद नहीं है, और लास्ट वाली टर्म जो नेगेटिव है 1/(r(n), इसको कैंसिल करने के लिए इसके आगे अब कोई टर्म पॉजिटिव वाली मौजूद नहीं है। तो आपके पास इधर से पहली और इधर से आखिरी टर्म जो बचेगी, बाकी सारों को जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए टर्म मौजूद हैं। तो आपके पास अल्टीमेट क्या रिजल्ट बचा, WNet इज इक्वल टू -GMEL 1/RE माइनस 1/RL। इसी इक्वेशन को हम पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन कहते हैं। यही वो इक्वेशन है जो कि आप इस फार्मूले के अल्टरनेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू यू आप लोग जानते हैं कि इसके लिए इस्तेमाल होता है पोटेंशियल एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी इक्वेशन 9 ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास, दिस इज द अल्टरनेट फार्मूला ऑफ NGH। कोई मुश्किल बात, इसमें थोड़ी सी जो कम्प्लेक्सिटी जनरेट होती है, यानी जहाँ पे दिमाग को हाजिर रखना पड़ता है, वो ये कैलकुलेशंस हैं, उसके अलावा इसमें मुश्किल कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। जो नेटवर्क डन आ रहा है आपके पास वो आ रहा है -GME है 1/RE पहली टर्म माइनस 1/RN, ये आपके पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। नाउ मैंने कहा था कि 3 बातें, पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो चुकी। नेक्स्ट, अगर ये जो n वाला पॉइंट है इसको मैं कहीं दूर इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर कंसीडर कर लूँ, इसको मैं कहीं दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर कंसीडर कर लूँ, तो जैसे इन वाले पॉइंट का अर्थ के सेंटर से फासला RN है, तो ऐसे इन्फिनिट वाले पॉइंट का फासला अर्थ के सेंटर से कि वो इनफाइनाइट फासला हो जाएगा, यानी n का अगर RN है तो इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी फासला हो जाएगा। तो अब आप क्या कर लें, नाउ we now set the point n to infinity such that we define the gravitational potential energy U as, कैसे डिफाइन कर सके, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, अब इस पॉइंट के ऊपर मैं 2 बातें आप लोगों को जो है यहाँ पे जो रह गई थी वो बताना चाहूँगा। याद रखें बच्चों कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा सांस छोड़ लें, अब मेरी बात सुन लें कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि किसी एक पॉइंट को ऐसे चूज़ किया जाए कि उस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो 0। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, कोई चीज़ बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ी हो तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 ही होगी ना, कोई हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी किधर से आएगी, तो 0। और अगर कोई चीज़ बिल्कुल इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर, यानी ज़मीन से बहुत दूर जहाँ पे ग्रेविटी 0 हो जाए, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। इट मीन्स कि जो चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट है फॉर द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, याद रखें एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है 0 पॉइंट के रेफरेंस, ठीक है। तो आप 0 पॉइंट कौन सा चूज़ कर सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट कौन सा चूज़ कर सकते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ को भी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है, और आप इन्फिनिटी वाला पॉइंट भी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से भी ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। इन्फिनिटी वाला पॉइंट हमने जब चूज़ किया है ना, उससे आपने देखा है कि हमारे पास नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी वाले पॉइंट में हमने चूज़ करने के बाद ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से इन्फिनिटी पे लेके जा रहे। आप इन्फिनिटी से अर्थ की सरफेस की तरफ भी आ सकते, लेकिन उस सूरत में आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा,
डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ तो ग्रेविटी की फोर्स भी नीचे की तरफ, उस सूरत में ये दोनों पैरेलल होने से cos 0 यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अल्टीमेट इक्वेशन यही बनेगी, आप बेशक इसको करके भी देख लें, ठीक है। यानी इस वाले पॉइंट को 1 रखें, इसको 2 रखें, इस वाले को n-1 और इसको n रखें, ये सारी कैलकुलेशंस करके देखें, आपके पास रिजल्ट अल्टीमेटली यही आना है। सिर्फ उस सूरत में आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे अपेयर हो रहा है, ये नेगेटिव साइन ही आएगा। इक्वेशंस का मतलब या उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो दोनों एक ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ साइन का फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इन्फिनिटी को चूज़ करते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, सरफेस ऑफ अर्थ को चूज़ करते हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क डन जो कि हम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर इन्फिनिटी तक मूव करवाने के लिए, या इन्फिनिटी से मूव करवा के सरफेस ऑफ अर्थ तक लेकर आने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंस एक पॉइंट हमने जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर चूज़ कर लिया है, हमने यहाँ पे n वाला पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर चूज़ किया, लिहाजा अगर n का फासला सेंटर ऑफ अर्थ से तक Rn बन रहा था तो इन्फिनिटी वाले पॉइंट का फासला 1/∞ बनेगा, और 1/∞ आपके पास 0 जनरेट करता है, ये चीज़ याद रखें। तो हमने 1/Rn की जगह 1/∞ लिख लिया, 1/∞ का जो आंसर है वो 0 आ जाता है, तो आपके पास -GMEM/RE, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। दोनों इक्वेशंस 9 और 10 को ध्यान से देख लें, ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की है और ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की है। चूँकि यहाँ पे दोनों पॉइंट जो हैं, आल्दो ये वाला पॉइंट n ये बहुत कम ग्रेविटी में लाई कर रहा है, बट ये वाला पॉइंट भी ग्रेविटी के अंदर ही आ रहा है, ये वाला भी ग्रेविटी के अंदर ही आ रहा है। दोनों पॉइंट्स 60 वाली बात कर रहा हूँ अभी इस वाली इक्वेशन की, इस इक्वेशन के लिए दोनों पॉइंट्स विद इन द ग्रेविटी है, ठीक है। तो इसलिए ये सिंपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि इस वाली इक्वेशन के लिए एक पॉइंट हमारा n जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर लाई कर रहा है, दूसरा पॉइंट आपका ग्रेविटी के अंदर है। इसलिए एक पॉइंट जब हम इन्फिनिटी पे चूज़ कर लें, उस वक्त जो वैल्यू आती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, देयरफॉर दिस विल बी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप यहाँ तक जो बात है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सिंपल उसकी वैल्यू कैसे डिराइव करनी है, और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसकी वैल्यू कैसे डिराइव करनी है, ये आप लोग समझ गए होंगे। इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ पॉइंट एट इन्फिनिट डिस्टेंस वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज नेग्लिजिबल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई है? ओके, अब हम अपना थर्ड और लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, विच इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या बनेगा बच्चों, देखें आसान सी बात है कि मैंने अगर आप लोगों ने, यानी आप लोग मुझे फर्स्ट ईयर से ही फॉलो करते आ रहे हैं, तो आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में पोटेंशियल का जो है वो लफ्ज़ी मतलब समझाया था कि पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, किसी चीज़ के पास एनर्जी आना, ताकत आना। ये मैथ्स अभी इधर अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है ना, इसके पास कोई ताकत है नहीं है। इसको मैं यहाँ से मूव करवा के इधर लेके जा रहा हूँ तो इसके पास एनर्जी आ रही है ना, चूँकि इसके पास हाइट आ रही है, सारी चीज़ें इसके पास आ रही हैं, इसके ऊपर वर्क हो रहा है और वही वर्क इसमें स्टोर हो रहा है एनर्जी के तौर पर, इसके पास पोटेंशियल आ रहा है, इसके पास ताकत आ रही है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब आप 1 किलोग्राम मैस को सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर इन्फिनिटी तक, या इन्फिनिटी से लेकर दैट पॉइंट 0 वाला भी हो सकता है, 1 वाला भी हो सकता है, 2 वाला भी, यानी दैट पॉइंट से मतलब इन्फिनिटी से लेकर किसी ऐसे पॉइंट तक जहाँ पे ग्रेविटी मौजूद हो, वहाँ तक आप यूनिट मैस के ऊपर कितना वर्क करेंगे, या दूसरे अल्फाज में अगर आपको मैं सिंपल समझाऊं तो देखें, यूनिट मैस को इन्फिनिटी से लेकर किसी ऐसे पॉइंट तक लेकर आने तक जहाँ पे वो ग्रेविटी के अंडर आ जाए, उस तक उसमें कितनी ताकत आएगी, या किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से लेकर इन्फिनिटी वाले पॉइंट तक लेकर जाएं तो वहाँ तक जाते हुए उसके पास कितनी ताकत आएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड उसको कितना पोटेंशियल, कितनी ताकत प्रोवाइड करेगी, इसी को हम उस ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। या अल्टीमेटली कितना वर्क हम कर रहे हैं यूनिट मैस के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दैट इज वर्क डन पर यूनिट मैस इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल टेस्ट पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, जहाँ पे ग्रेविटी मौजूद हो। तो मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हुआ
कि ग्रेविटेशनल फील्ड ने इस मैस यूनिट मैस को कितनी पोटेंशियल एनर्जी, कितनी ताकत प्रोवाइड की, या दूसरे सेंस में हम ये कहते हैं कि कितना वर्क हुआ यूनिट मैस के ऊपर, उसको कितनी यूनिट मैस को एनर्जी मिली, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अब यू की वैल्यू, या यू बेसिकली वही वर्क डन, बात एक ही है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो यू की वैल्यू आप पहले से जो है वो एब्सोल्यूट की डिराइव करके आ चुके हैं, -GMEM/RE, -GMEM/RE हमने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय ये 1/m ये आ गया, m से m कैंसिल, तो v इज इक्वल्स टू -GMEM/RE आ जाएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इक्वेशन 12 जो है ये आपके पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है जी। अगर आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दिस इज़ क्वाइट सिंपल। आपने जी की वैल्यू डाल देनी है, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू डाल देनी है, और RE रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू डाल देनी है। तो आपके पास जो वैल्यू निकल आती है दिस इज़ 62.3 -62.3 × 10⁻6 न्यूटन मीटर की पर किलोग्राम। या ये जो न्यूटन मीटर है, देखिए न्यूटन मीटर किसका यूनिट होता है, W, वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। न्यूटन मीटर को ये आप क्या बोलते हैं, जूल, ठीक है। तो 10⁻6 किसके बराबर होता है, मेगा के, -62.3 मेगा जूल पर किलोग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहाँ पे होता है जी हमारा ये टॉपिक भी कंक्लूड और ये हमारा चैप्टर भी कंक्लूड। यहाँ तक कि अगर आपको मैं मोटी बात बताऊँ तो हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके लिए ये फार्मूला क्यों इनवैलिड होता है, ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। नंबर 2, जब ये फार्मूला इनवैलिड हो जाता है तो फिर हमें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फॉर्म में एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए फिर हमने ये सारी कैलकुलेशंस की, जिसमें हमने एक मैस को कंसीडर किया जो सरफेस ऑफ अर्थ पर मौजूद था। इसको हम पॉइंट n तक, जहाँ पे ग्रेविटी नेग्लिजिबल होती है, यहाँ तक डिस्प्लेस करके लेके जाएंगे। उस डिस्प्लेसमेंट में जो हमें वर्क कैलकुलेट करना था, हमने वो नेट वर्क कैलकुलेट किया। उसके लिए फोर्स थी वेरिएबल फोर्स के लिए हमने ये किया कि टोटल पाथ को डिवाइड कर लिया स्मॉल इंटरवल्स में। हर एक इंटरवल्स के अलोंग फिर हमने वर्क कैलकुलेट किया अपना। इसके अलोंग W1, इसके अलोंग W2, इनके अलोंग हमने जो है वो वर्क कैलकुलेट करके उन सब को ऐड करके उनको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनाई। वो हमारे पास बन गई जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन। अब ये वाले पॉइंट को हमने इन्फिनिटी मानते हुए फिर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की, और वही एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास की बात करते हुए हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की, और अल्टीमेटली उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कैलकुलेट की। आई होप कि ये जो डेरिवेशंस हैं ये आपको समझ आ जाएंगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है, ये याद रखिएगा कि इसको 1-2 दफ़ा आप लोग देखेंगे, इसको समझेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग जो है वो अपने हाथों से। ये जब दूसरा बंदा समझा रहा होता है कैलकुलेशंस तो ऐसा लग रहा होता है बड़ी आसान सी बात है, लेकिन जब आप खुद से करना शुरू करते हैं ना, तो फिर जब बंदा फंसता है तो वो फिर चीज़ को जब रिकॉल करता है, अपने दिमाग को प्रोसेस करता है, तो फिर वो चीज़ जाके जहन में भी बैठती है। तो इसको 1 दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, फिर खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। डेरिवेशन जहाँ पे आप लोग फंस रहे हैं उस जगह से आप लोग इसको फिर दोबारा से देख के तो करें, तो इंशाल्लाह ये आप 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये डेरिवेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। याद रखें, मैं अगेन बता रहा हूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप किसी भी सूरत में, किसी भी ऑप्शन की सूरत में ना कीजिएगा। आप लोगों का ये टॉपिक हो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ये दोनों टॉपिक जो हैं ये आप लोगों के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, या जो मेरा चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप लोग मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो अब इंशाल्लाह फिर इसके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हैं उनमें मुलाकात होती है। कोशिश करूँगा कि MCQs की एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर लूँ। तो तब तक के लिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।